ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक विद वकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में ताज़ा सियासी सूरत हाल, सैलाब की तबाहकारियों, पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने और फॉरेन फंडिंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मुमताज़ सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार आयशा मसूद साहिबा। मैडम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, बलूचिस्तान में जी तो यानी कई अज़ला और ख़ास तौर पे सिंध से उसका कनेक्शन एक जानिब से लसबेला की तरफ से वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 6000 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं, 356 से ज़्यादा अमवात हैं और हम्म, पानी का रेला एक रुकने का नाम नहीं ले रहा और महकमा मौसमियात ही पेशगोई कर रहा है कभी और भी बारिशें होने का इम्कान है। बिल्कुल। सैलाब की तबाहकारियाँ हर मानसून में होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतना बड़ा महकमा होने के बावजूद, हुकूमती दावों के बावजूद, हर हुकूमत में यही हुआ है कि हर मानसून में जी आप डेटा उठा के देख लें, कब ऐसा हुआ कि इंसानी जानों का नुकसान ना हुआ हो। अब ये हम नहीं समझ पाते कि हम्म, सैटेलाइट बता देती है कि कब बारिश होगी, और जब आपको ये पता है कि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाउड बस्टिंग हो रही है, 2 घंटे में इतनी बारिश बरस जाती है जो शायद 4 दिन में नहीं होती। तो हमारे यहाँ कोई हाँ पुरसाने हाल नहीं है, फिर वो इतना बड़ा एनडीएम बना दिया गया, उसकी वेबसाइट पे आप जाएँ, देखिए वहाँ सिर्फ़ अफ़सरों की तस्वीरें हैं या वो चंदा अतिया देने वाले अरब शियोख या किसी गैर मुल्की इदारे के सरबराहों के साथ हाथ बाँध के वो ब्यूरोक्रेट्स खड़े हुए हैं। कोई पता नहीं है कि इस वक़्त की क्या ताज़ा सूरत-ए-हाल है। अब वो मैंने खुद देखने की कोशिश की, देयर इज़ नथिंग अवेलेबल इन दैट वे कि कोई अंडरस्टैंड कर सके। आप इस सूरत-ए-हाल को कैसे देखती हैं कि हाउ टू इम्प्रूव दिस? देखिए, जो सारी बात आपने माशाल्लाह बड़ी तफसील से बात की और इत जितना आप कह रहे हैं इससे ज़्यादा बुरा हाल है। और बाकी रहे कि मॉनसून का किसको पता नहीं होता और इदारे पूरा साल पाकिस्तान में मौजूद है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है, महकमा मौसमियात है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे को हमने कभी कोई अलर्ट जारी करते नहीं सुना। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमें कहीं चीज़ों को मैनेज करती नज़र नहीं आई, कहीं हमें लोगों की हेल्प करती नज़र नहीं। रेड क्रॉस भी है हमारे यहाँ, फिर महकमा मौसमियात भी है। उसके कोई अलर्ट हमें अपनी स्क्रीन पर या न्यूज़पेपर्स पर या न्यूज़ चैनल को भेजे जाएँ या अवेयरनेस की कोई कैंपेन नज़र आए, ऐसा कोई मौजूद नहीं है सिलसिला। अब आप ये देखें, ये जो इदारे मौजूद हैं, ये क्या करते हैं? आप इनका बजट ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ, इनके अंदर एम्प्लॉइज़ की तादाद देखें, इनकी सैलरीज़ देखें। ये वो इदारे हैं जो मैं समझती हूँ कि इस पाकिस्तान के बजट पर बोझ हैं, क्योंकि जब इन्होंने काम ही कुछ नहीं करना और ये कितने बजे लोग जाते हैं वहाँ, कितने बजे उठ के आ जाते हैं और उनकी क्या रूटीन है और वो मंथली सैलरीज़ ले रहे हैं, गाड़ियाँ उनके पास होंगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हर साल का जो मंजर आप देख रहे हैं आपके सामने सिफर है परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो मैं इदारों पे इसलिए लान तान करूंगी कि ये किस काम के इदारे हैं। मैं खुद मीडिया में बैठी हुई हूँ, मैं आर्टिकल लिखती हूँ, मुझे मेरे तक तो कोई मैंने अपने किसी सोशल मीडिया के दौर में हम सारे कनेक्टेड हैं, हमें पूरी दुनिया की न्यूज मिल रही है। हमारे ये इदारे कोई अलर्ट जारी, कोई एहतियाती तदाबीर, हत्ता कि और बुरी बात, मैं अभी इस पर भी आऊंगी कि अभी नक्शा क्या है यहाँ, हत्ता कि इसके बाद भी डिजास्टर एक होने वाला है। कराची की सूरत हाल आप देख चुके हैं, जो बीमारियों की सूरत में आएगा, इनको अगर जरा भी ख्याल हो तो ये उस तक इस वक्त सोच रहे होते हैं। इनको तो ये, मैं आपके शो में बात कर रही हूँ, इनको तो ख्याल ही नहीं है कि बाद में जब डायरिया और फूड पॉइजनिंग या स्किन की एलर्जीज और फिर टाइफाइड और फिर कोरोना भी है, जब वो फैलेगा तो यहाँ तक तो सोचना इनके बस की बात ही नहीं। ये कभी भी नहीं सोचेंगे, इतना इन्होंने कभी ज़हमत ही नहीं की। तो सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान के इन इदारों को देखना चाहिए, उनके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालनी चाहिए और उनको चेक करना चाहिए कि वो पूरा साल सोए रहते हैं और फिर इतनी हलाकतें क्यों होती हैं, इतनी जानों की ज़िम्मेदारी किस पर है। सेकेंडली, आप ये इदारों को छोड़ें, अब आप फौरन सुनेंगे जी फ़ौज तलब कर ली। हुकूमत भी नहीं कुछ कर सकती, ये इदारे भी कुछ नहीं कर सकते और फिर आप फ़ौज तलब करते हैं और फिर फ़ौजी जवान की आप सारी तस्वीरें दिखाते हैं कि
وہ ہیلپ کر رہے ہیں. تو پھر ان اداروں کو ختم کر دیں نا, ان کا بجٹ چیک کریں. حکومت پاکستان پر جو اس قدر ہمارے برے حالات ہیں ان پر کچھ تو بوجھ کم ہو. اب ایک اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کراچی کی صورتحال عید جو گزری تھی اس کے بعد دیکھ چکے ہیں کہ نالے ابل رہے ہیں, گندگی کے ڈھیر ہے, سیوریج سسٹم ہے ہی نہیں ہے. حکومت سندھ آپ جانتے ہیں وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور کئی عرصے سے ہے. کوئی آپ کو یہاں آپ کو لوٹا کریسی نظر آئی, یہاں آپ کو پنجاب میں سیاست کرتے نظر آئے. زرداری صاحب نے کہا میں پنجاب گھس کے جا کے بیٹھ جاؤں گا. آج کل وہ دبئی گئے ہیں, انہوں نے کہا مجھے کورونا. بلاول بحثیت وزیر خارجہ بیرونی ممالک کے دورے کر رہے ہیں, کریں بے شک, لیکن ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں کیا ہوا. کیا سندھ کے جو حالات ہوئے تھے گندگی کے ڈھیر, یعنی ہمارے کچھ دوستوں نے ویڈیوز بھیجی جس میں اس قدر گندگی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا سکا, اتنی اسمیل اور گندگی. ہم کس دور میں رہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کون سے 75ویں سالگرہ جو منانے جا رہے ہیں, تو ہم 75 سال میں آگے بڑھے ہیں یا 75 سال میں ریورس کر کے کسی پرانے غاروں والے زمانے میں چلے گئے کہ ہم یہ ساری چیزیں مینیج ہی نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بری جو سچویشن ہے وہ اداروں کی پرفارمنس ہے ہی نہیں ہے. اداروں نے اسٹک کیا ہوا ہے, مافیا ہے, اور وہ سارے عادی ہیں کہ یہ جو شہباز شریف ہیں پی ایم آئے تو وہ 17 18 سے 20 گریڈ کی فوراً تنخواہیں بڑھائیں. بے شک ملک کا دیوالیہ نکلا کیونکہ بیوروکریسی کو ان لوگوں نے استعمال کرنا آگا چل کر. یہ ہے آپ کی ملک کے ساتھ سنسیریٹی. اب آپ دیکھیں کراچی میں جو حال ہوا, اب چلے سب جو سیلاب بارشوں کے بعد ہے, کس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ مونسون جولائی اور اگست میں بارشیں ہوتی ہیں. بلاول کہتے ہیں جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, کم بارش آتی ہے تو کم پانی آتا ہے. تو یہ تو ڈیفینیشن انہیں پتا ہے, انہیں یہ نہیں پتا کہ جب زیادہ بارش آئی ہے تو ہلاکتیں کتنی ہوگی. بلوچستان کی جو اس وقت صورتحال ہے, سندھ کے بعض علاقوں کی ہے, سرائکی بیلٹ کی ہے, ڈی جی خان, راجن پور, آپ ان سارے اور بھی ادھر کے بھی کسی بھی آگے کافی جگہوں پر ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں بھی سیلاب کی یہی صورتحال ہے. اب جب آپ ان ساری علاقوں میں دیکھیں تو لوگوں کی دکھ سے آنکھیں بھر جاتی ہیں. یہ انسان نہیں ہے ہمارے سیاستدان, پورا ملک میں عوام مشکلات میں, سیاستدان سارے اقتدار اور کرسی کے پیچھے ہیں. ان کا ووٹ لینے کس منہ سے جائیں گے؟ مجھے یہ حیرت ہے. آپ یقین کریں کہ چیخیں مارتے لوگ پانی سے نکلے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میرے بچے بہ گئے, عورتیں نکل رہی ہیں, گھر ڈوبے ہوئے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, چارپائیاں نہیں ہے. ابھی پی ایم گئے ہیں, پی ایم ہمیشہ مجھے سی ایم ہی لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو اپنی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز تھی وہ اتنے دنوں میں جو آئی سامنے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی چیز حل نہیں ہو سکی. اور حتیٰ کہ اب میں اپنا ٹاپک نہیں بدلنا چاہتی, میں چاہتی ہوں آپ دوسرے کوشچن پر آئیں تو پھر میں اور باتیں کروں. تو جو عوام ہے نا ان کی بہت بری حالت ہے, اور پاکستان جب دیوالیہ ہونا چاہ رہا ہے تو ان کو کس طرح یہ لوگ ریلیف دیں گے. اب سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے شو کی وساطت سے مریم نواز جس نے کہا پہلے کہ میرے پاس پیسے نہیں, پھر اس نے کہا میرے بھائی صرف کے احساس ہیں. نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں, آپ ان کو اپارٹمنٹس دیکھتے رہتے ہو جہاں پاکستانی اوورسیز اکٹھے بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں. کیوں برا بھلا کہتے ہیں یہ لوگ؟ ان میں سے کسی نے آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ریلیف کیمپ تیار بناتے ہیں, ہم ان جگہوں ریلیف کیمپس میں راشن پہنچاتے ہیں. عوام, آج میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگائی تو عوام نے کہا ہمیں ان کو ٹرسٹ ہی نہیں, ہم کس کو پیسے دیں اور کیوں دیں. تو عوام تو جو جتنی کرپشن انہوں نے کی ہے, جتنی چور بازاری کی ہے, تو عوام کو تو ٹرسٹ ہی نہیں. جب عوام کو ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جی پھر یہی ہوگا کہ جی میں اگلے ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف باقاعدہ مورچہ ہی بنا لیا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان بھی کیا جس پہ تیاری ہو رہی ہے. ان کے وکلاء کی نوک پلک. دوسری جانب وہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے ان کے خلاف قرارداد بھی لانا چاہ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اور الزام جو لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو ان کی جاب کا تقاضا بھی ہے کہ اگر کسی کا گریونس ہے کسی پارٹی کا یا وفد کوئی آتا ہے وہ ملنا تو پڑے گا. اور پی ٹی آئی کے کیا لیڈر جو ہیں ان سے جا کے نہیں ملے.
اب آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے کہ یہ کیا تو یہ فورن فنڈنگ سے خوفزدہ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے اور اس کا فیصلہ بدیہی طور پہ رک جائے گا، اور کیا یہ جو ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف کہ اور تو ان کے پلے کچھ ہے نہیں کہ وہ جس کو بیچ سکیں؟ دس از مائی انڈرسٹینڈ، آپ کیا کہتے کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے نا، خاص طور پر الیکشن کمیشن جتنا ادارہ جس کے ہاتھ میں سمجھ لیں گے ایک طرح سے قوم کی تقدیر ہے، اس کو بہت غیر جانبدار رہنا پڑتا ہے اور اسے اپنی غیر جانبداری ہی ثابت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مطلب پی ڈی ایم میں اب ساری جماعتیں ہیں، تو اسے اس چیز سے بچنا چاہیے کہ وہ کہیں سے جانبدار نظر نہ آئے۔ اب جو پی ٹی آئی ہے اس کو آج کی بات نہیں ہے، اسے الیکشن کمیشن سے کافی عرصے سے شکایتیں ہیں جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ جب فورن فنڈنگ کیس سامنے آیا تو اس سے پہلے وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ ان کے جو لوٹے بنے تھے اور وہ گئے تھے، تو پھر 5 ریزرو سیٹیں تھی تو اس پر بھی الیکشن کمیشن نے بر وقت کوئی فیصلہ نہ کیا، ایون ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو ریلیف ملا۔ تو یہاں اگر الیکشن کمیشن بر وقت فیصلے کرے تو پھر یہ پارٹی کی اس کی جو شکایات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اب فورن فنڈنگ کیس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم آج بھی سارا دن یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جلدی فیصلہ کرے، اور پی ٹی آئی کے اگینسٹ، جو کہ آپ کے برطانیہ میں ہی آپ کو پتا ہے کہ خبر آئی کہ جی پی ٹی آئی کو فنڈنگ جاتی رہی یہاں سے، اور نقوی صاحب کا نام بھی آیا۔ تو اب یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فورن فنڈنگ تو اس وقت آرمی چیف بھی امریکہ کے چیف سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی قسط دیں ہمیں جلدی، حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے تو یہ بھی ساری فورن فنڈنگ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو دو مطلب فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ، جو یہ کیس الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے اور جس پر پی ڈی ایم کی طرف سے بات ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تلوار لٹک رہی ہے۔ فورن فنڈنگ کو مین دیکھیں تو وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا آرگنائزیشن کی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے دیتے ہیں۔ ماضی میں بھی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایسی فنڈنگ کے ثبوت ہیں کہ جو خاص مقاصد کے لیے دی گئی۔ ماضی میں جائیں بھٹو کو دیکھیں، 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ تو ہوئی تھی۔ اسی طرح آگے چلیں تو مولانا فضل الرحمان قذافی کا نام آتا ہے، ان کا بیٹا ان کے 2002 میں یا 3 میں آیا بھی تھا ان کی تقریبات میں۔ پھر جو نقوی صاحب ہیں ان کا ہی نام آتا ہے، پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے پروگرام کروائے اور وہاں سے فنڈ اگر دیے تو یہ دیتے رہے زرداری صاحب اور نواز شریف کو بھی۔ یہ مانے جاتے ہیں کہ یہ بہترین آرگنائزر ہے فنڈ پرووائڈ کرنے کے۔ تو یہ پھر فورن فنڈنگ کی ڈیفینیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ ممنوع فنڈنگ کیا ہے، فورن فنڈنگ کیا ہے۔ تو جو ممنوع فنڈنگ ہے اس میں پھر آگے چیزیں آئیں گی کہ جیسے کوئی فلاحی کام کرنے کے لیے، چاہے وہ انڈیا کا ہو، جیسے شوکت خانم ہاسپٹل تھا، یا کوئی اور ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں ہر کنٹری کے لوگ پیسہ دے دیتے ہیں فلاحی کاموں کے لیے، وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، این جی اوز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز کے لیے دیا جائے تو وہ کوئی فورن جو کنٹری ہے اس کا بندہ نہیں دیتا، پاکستانی دے گا تو وہ لا کے انڈر اتنا نہیں آئے گا کہ وہ پاکستانی ہے اور وہ ایک ایونٹ آرگنائز کرتا ہے اور پھر وہ دیتا ہے، فنڈ بھیجتا ہے کسی پارٹی کو، اور یہ سارے خفیہ فنڈ بھی ہوتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں حساب کتاب یا جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ فرض کریں الیکشن کمیشن کے بارے میں یہاں ایک نظریہ موجود ہے کہ جب وہ کھلم کھلا پی ڈی ایم سے ملیں گے تو جج ہے نا، ایک ججمنٹ بھی دینی ہے، آئندہ کے ڈیسیژنز میں بھی ان کی اہمیت ہے، تو انہیں اس انداز میں نہیں ملنا چاہیے کسی بھی پارٹی سے، کوئی اور میکنزم دیکھنا چاہیے چیزوں کو دیکھنے کا۔ اگر ہمیں چیزیں پتہ ہے کیا کیا ہو رہی ہیں تو وہ بھی اور انداز میں نظر رکھ سکتے ہیں۔ جب براہ راست ملیں گے تو لگے گا تو صحیح کہ یہ ایک پارٹی کا حصہ ہے۔ فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ایسا کوئی کیس آتا بھی ہے تو صاف ظاہر ہے وہ بھی اپنے لیگل ذرائع کی طرف جائیں گے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کا آپ کو پتا ہے کہ جو نشان ہوتا ہے جیسے ان کا بلہ ہے وہ اگر چینج کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا یا پی ٹی آئی کا ایسا کوئی فنڈ نہیں نکلنا کہ جو بہت خفیہ ہے اور خدا نخواستہ ملک کے اگینسٹ خاص مقاصد کے لیے جا رہا ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ایک ہیئرنگ اور کچھ چیزوں کے جاننے کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پارٹی چیئرمین چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو
उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टी चला ही नहीं सकता, वो अब नाअहल हो गया है, या पार्टी की अहमियत ही नहीं रही, वक़्त ही नहीं रही, वो पार्टी अब कहीं स्टैंड ही नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में भी देखना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन को बहुत हद तक गैर जानिबदार रहना पड़ेगा। उसमें पहले से ये चीज़ें मौजूद हैं, और फिर अवाम में भी आपको पता है कि एक राय बनना शुरू हो जाती है कि इदारों को गैर जानिबदार रहकर ही काम करना चाहिए। असेंबली में देखें इस वक़्त राजा रियाज़ जैसे अपोज़िशन लीडर बने हैं पीटीआई की तरफ से, तो अब जो कासिम सूरी ने अपने लोगों के इस्तीफे दे दिए थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया। उनको कुछ दिनों के बाद उसके बारे में जब सबने रिज़ाइन किया, तो एक डिसीजन लेना चाहिए था। उसका नुकसान ये है कि अब राजा रियाज़ को आप एक कागज़ रख दें, उस पे साफ-साफ अल्फाज में चीज़ें लिखें, वो रीडिंग नहीं कर सकते। वो इस वक़्त आपके असेंबली में ऑपोज़िशन लीडर है, उनके साथ राजा परवेज़ अशरफ हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ भी कोई राजा है। तो ये जो 3 राजाओं की कहानी है ना, इसमें देखना पड़ेगा कि इदारे बर वक़्त फैसले करें। अगर कासिम सूरी ने रिज़ाइन कर दिया था, तो इलेक्शन कमीशन को उस पर बर वक़्त फैसला लेना चाहिए था। आप क्या अब कहती अगर है वो कि ये कह आप क्या कहती है कि इन 3 राजाओं में को रानी होनी चाहिए? क्या मसला है? 3 राजाओं में क्या होनी चाहिए? वो रानी होनी चाहिए, तब कोरम पूरा होगा। रानी तो है सियासत में, एक नहीं है, बल्कि अच्छा, रानी क्या महारानी है। अगर वो देखें उनके स्टेटस, तो रानी तो इतनी बेचारी नहीं, उसके पास शायद इतनी औकात हो जितनी रानी तो मौजूद है। लेकिन बात ये है कि अगर इदारे बर वक़्त डिसीजन ले लें, तो अब ये 11-11 के बना रहे हैं ना, 11-11 के रिज़ाइन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि 11 नए लोग लाएँ। देखिए मुल्क इस वक़्त बड़ी नाज़ुक सूरत-ए-हाल में, इसमें किसी किस्म की 2 नंबरी जिस सियासी पार्टी की तरफ से भी होगी, नहीं चलेगी। तो और 100 पीटीआई मेरिट पीटीआई पर डिसीजन। माज़रत मेरी बात ये है, एक पॉइंट इसमें ये रेज़ होता है। अब आप कह रहे हैं कि जी वो इदारे फैसले दें गैर जानिबदार होके। अब उसका किसी टाइमली मैनर में भी तो आना चाहिए। अब 8 साल हो गए पीटीआई उसको लिंगर ऑन कर रही है। हर दफ़ा कभी वकील बीमार हो जाता है, कभी गवाह मौजूद नहीं है, कभी कागज़ टेढ़ा है, कभी कुछ और हो गया है। तो वो तो ये तो शकूक व शुबहात तो फिर जन्म लेंगे, फिर मुखालिफ तो एतराज़ उठाएँगे कि आप इसको डिले क्यों करवा रहे हैं? अगर आप जे पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच। देखिए हमारे यहाँ कितने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया ना, कि जी आप नारे लगा रहे थे कि मैं करप्शन खत्म करूँगा और करप्शन सामने लेके आऊँगा और सज़ा दूँगा। नहीं कर सके ना, इसलिए नहीं कर सके कि यहाँ तो एक आम आदमी, वो तो फिर भी ये लोग तो सारे हुक्मरान सियासतदान तो रात को भी अदालतें खुल जाती हैं और इनकी चीज़ें देख लेते हैं। एक आम आदमी की तो मर जाता है तो उसके फैसले नहीं होते, उसका खानदान पूरा तबाह-हाल हो जाता है, तो उनको एक छोटा-सा इंसाफ नहीं मिलता। तो बात ये है कि करप्शन के अगर फैसले इमरान खान नहीं करवा सके, अदालत साबित ही नहीं कर सकते, तो फिर इनके यहाँ हमारे यहाँ अदालती निज़ाम में बहुत सारी कबाहतें मौजूद हैं। कानून साज़ी तो होती नहीं है हमारे यहाँ, तो जब कानून साज़ी ही नहीं होती, चीज़ें बेहतर करने की तरफ जाती ही नहीं, तो अदलिया के हवाले से जितनी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, वो मैं और आप सारे समझते हैं। आप जहाँ रहते हैं, वहाँ के निज़ाम में अदलिया का निज़ाम देखें और हमारे यहाँ देखें। हमारे यहाँ तो कोई भी चाहे तो लिंगर ऑन कर लें किसी चीज़ को, चाहे तो एकदम फैसले करवा लें। ये तो कोई मयार तो है नहीं है। जब देखिए मयार नहीं है तो फिर सारा हमारा जो अदालती सिस्टम अदालती बड़ा निज़ाम तो कितना है ना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो पुराना बर्र-ए-सग़ीर था और ब्रिटिश कॉलोनीज़ थीं, उन्होंने सारा वो ताज़ीरात-ए-हिंद वो सारा वहीं से कॉपी हुआ है बर्तानिया से। सिस्टम तो अभी तक वही चल रहा है। अभी भी वो 302 और 307 जब बताते हैं आपको, तो वो ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा है। अब आप कह रहे हैं जी कि फिर किसने इम्प्रूव करना था? साढ़े 3 साल अपना पीटीआई ने हुकूमत की, तो उन्होंने क्यों नहीं इम्प्रूव कर लिया जब उन्हें पता लग रहा था कि जनाब अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, एहतसाब नहीं हो रहा, मुल्ज़िम बरी हो रहे हैं और ये तो एस्टेब्लिशमेंट का भी यही रोना रहा कि जनाब हम पकड़-पकड़ के इनको देते रहे और अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया। किस बम धमाकों के मुल्ज़िम थे, देखिए, मैं दहशतगर्दी ये के कहना थे। चाहूँगी कि जी, निज़ाम ठीक करने की कहानी जो है ना, वो 2.5 साल तो कोरोना के निकाल दें ना, 2 से ढाई साल तो हम पूरी दुनिया ने सफ़र किया, हमने भी किया। उसमें इकोनॉमी की हालत भी आप देख रहे हैं, बहरहाल उनकी परसेंटेज बेहतर थी जो आज हालत है। उसमें ये है कि पिछले आपके जो नवाज़ शरीफ हैं और पीपी वाले हैं, वो कितना-कितना अरसा टेन्योर उन्होंने पूरा किया। 3-3 दफ़ा रह के गए
उन लोग लास्ट टाइम जो उनको गुजरा है उसमें तो दोनों हम तो बड़े खुश थे, 5 साल एक ने जमहूरियत कंप्लीट की, हमने कहा जी बड़ा गुड, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। 5 साल दूसरी जमहूरियत कंप्लीट हुई, हम बड़ा खुश कि पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज हो रही है, पूरी दुनिया में हमारा भी नाम हो रहा है कि हम जमहूरी मुल्क हैं। फिर आगे खान साहब आए तो 2.5 साल 2 साल तो कोरोना के बड़े वो तकलीफदेह आपकी थे आपकी आपकी खुशियों को नजर लग गई और खान साहब को उन्होंने 3.5 साल में चलता कर दिया। हमारे यहाँ जो नजरें लगती हैं उसके जो ताने बाने हैं ना, वो सिर्फ हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को ले लें, हमारे यहाँ फौज के किरदार को ले लें, तो हमारे यहाँ उनके ऊपर आपके बाहर सुपर पावर्स भी तो बैठी हुई है ना। फिर ये कि अगर अमेरिका का दखल है तो अब बरतानिया अमेरिका के साथ साथ ही चलता है ना, वो उसका एक बेबी की तरह काम करता है, वो सबकी पॉलिसी उसी के साथ चलती है। अब तो फौज फिर क्या करे? ये अभी जो आप अभी आप कह अभी रही जो हैं हमारी शुरू एस्टेब्लिशमेंट, अभी आप कह रही हैं नहीं अभी नहीं जो देखिए, नकवी साहब का सिलसिला शुरू हुआ, देखिए वहीं से शुरू हुआ ना। रजीम चेंज का कहाँ से आया था? रजीम चेंज में देखिए किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि चीजें सामने आ जाए। मसलन अमेरिकन एम्बेसडर मिलते हुए नजर आए पब्लिक से, सारे पीडीएम के रहनुमाओं से बारी बारी मीटिंग, उन्हें उस टाइम पे नहीं नजर आना चाहिए था। फिर हम कहते जी नहीं कोई दखल अमल नहीं, फिर ऐसे कंटेंट भी सामने आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि नहीं तहरीक में एतमाद होनी चाहिए। और फिर देखिए एक और मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त हमारे यहाँ मुल्क दिवालिया के 5वें लिस्ट में है कि जी होने जा रहा है, बड़ा बुरा हाल है। अब जो ये आपके पीएम मेरे से मुंह से नहीं निकलता क्योंकि उन्होंने जब गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सारी खत्म होगी, जैसे ही वो पीएम है वो बौखलाए सीएम ही फिर रहे हैं। ऐसे में हमारे आर्मी चीफ अमेरिका के चीफ सेक्रेटरी से मिलके आईएमएफ के कर्ज के हवाले से बात करें, फिर कहाँ गया आपके मुल्क का वकार? तो ये भी तो फॉरेन फंडिंग के लिए हम जा रहे हैं ना। तो फिर जो शहबाज शरीफ हैं उन लोगों को होना चाहिए ना, वो जब बात करते हैं ये बड़ी अहम बात है। देखिए परवेज मुशर्रफ को जब कोलन पॉल ने कॉल की थी ना अफगानिस्तान के लिए, तो मजीद निजामी की बायोग्राफी मैंने लिखी है, उन्होंने कहा इसको कहना चाहिए था कि आप रात 12 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं, आपको क्या पता मैं किस साल में हूँ, मैं कल इस पर बात करूंगा, तो टाइम गेन करते। तो ये जो आर्मी चीफ, अब हुकूमत अगर आईएमएफ और से लोन लेने के लिए हुकूमत बात करती है, हो सकता है कि वो कोई ऐसे मुतालबात रखें, जहां तक बात होती है कि हमारे एटमी असासों तक बात जाएगी, आपका ओजीडीसी और आपके अहम इदारे सारे फरोख्त होने के लिए जा रहे हैं और वहीं जा रहे हैं जहां इनके भी मुफादात हैं, ठीक है, वो कोई भी मुल्क आ जाएगा। तो अगर आईएमएफ के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, वहां से कोई टफ किस्म की शराइत आती हैं, तो इनके पास गुंजाइश तो होगी ना कि हमें टाइम दे, हम अपने मुल्क में जाते हैं, अपने इदारों से सेंसिटिव से बातचीत करते हैं और फिर आपको बताते हैं। जब बराह रास्त आर्मी चीफ चले जाएंगे तो ये तो गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। आप तो ये बीच में गुंजाइश ही खत्म कर रहे हैं। आर्मी चीफ तो नहीं कह सकते ना मैं वापस जाऊंगा तो आप क्या क्या मुज़ाकरात करूं, उनके सामने कोई भी शराइत आ गई वही तो अगर ये अगर चीजें उससे अंदाज नहीं चल रही। आप बताएं दुनिया के किसी मुल्क में ये होता? कहीं देखा आपने कि आर्मी इंडिया में होता? बांग्लादेश में होता है कि आर्मी चीफ जा रहा, हुकूमत चाहे ना अमेरिका के चीफ सेक्रेटरी से बात करें, हुकूमत कहाँ? तो अगर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है और आर्मी चीफ ने फौज ने आपके सलाब में फंसे हुए लोगों से लेकर आपकी इकोनॉमी के आईएमएफ के लिए फौज ने जाना है, तो किधर है हमारे सियासतदान? वोट कहाँ गया? किसको चुनेंगे आप? अच्छा, अब वोट की बात आपने की तो ये हैरानकुन एक सरप्राइज था हमारे लिए कि पीटीआई ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 15 सीटें अपने नाम कर ली और न सिर्फ नाम की बल्कि वोटर्स की शरह भी बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी मतलब और पोलिंग की शरह तो मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा ही नहीं कि किसी ज़िमनी इंतखाब में इतना पोलिंग की शरह 49% तक चली जाए। हैरानकुन बात ये है कि इसकी तवक्को किसी को नहीं थी, कम अज़ कम मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैं बहुत ओपनली इसको कहता हूँ कि यानी आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। और आपके ये मैं मैं आपसे यहाँ हूँ, आई वांट टू नो कि वो कौन से फैक्टर्स थे? आप वहाँ पे इसीलिए पूछ रहा हूँ। व्हाट वर द फैक्टर्स जो पीटीआई को जिताने में इनका रोल था? बिकॉज़ कि उनकी कारकर्दगी 3.5 साल की ऐसी नहीं थी कि जिसकी बेस पे वो जाके कह सकते कि लो जी हमने तो ये बना दिया या ये कर दिया एंड और हम आपकी वोट के हकदार हैं। तो वो तो एलिमेंट था ही नहीं। देखिए एक तो एक एलिमेंट
जब ये लोग आए ना शहबाज शरीफ को, जब शहबाज शरीफ, ये जो हुकूमत आई है ये भी तो आपको पता ही है किस अंदाज में आई है। ये सिलेक्टेड हुकूमत है ना, ये कोई इंतखाब जीत के तो नहीं आई, अवाम के वोटों से तो नहीं आई, अवाम की पसंदीदा भी करप्शन। और अब जब मुल्क की ये हालत जो अभी हमने शुरू में डिस्कस की, तो इसमें क्या समझते हैं कि अवाम खुश हो रही है? महंगाई अगर आप पाकिस्तान में देख लें, अगर हमने परसों एक कार्ड मंगवाया था फोन का, दूध का पैकेट और ब्रेड मंगवाई थी, उसमें 3 दिन के अंदर ट्रिपल कीमतें ज्यादा दे रहे हैं। इस कदर महंगाई है कि गरीब आदमी का सांस लेना मुश्किल है। अब जब रजीम चेंज का सारा हुआ, सिलेक्टेड हुकूमत आ गई, इनको अवाम नहीं लेके आए और इदारे इनके पीछे भी थे कहीं ना कहीं से आशीर्वाद थी तो आए थे ना, तो तवक्कात थी कि ये कहीं ना कहीं रिलीफ की तरफ जाएंगे, चीजें बेहतर करने की तरफ जाएंगे। हर रोज नई मुश्किल आती है, हर रोज प्राइस, ना ये डॉलर कंट्रोल कर सके, ना इकोनॉमी को सेटल कर सके, डिलीवर करना तो भूल ही जाए इदारे की सारी एम्बेसीज और सॉरी मिनिस्ट्री सॉरी मैं इतना बोली हूँ जोश से कि मेरा गला वैसे ही ड्राई हुआ था। तो मिनिस्ट्रीज में कोई काम नहीं होगा, एक तो इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम हो तो मुल्क की मैशत को भी इस्तेहकाम होगा। सियासी इस्तेहकाम इसलिए नहीं है कि इनके पाँव भी बहुत जल्द उखड़ने लगे थे। अब जो अवाम है ना, अभी आप क्या समझते हैं कि महंगाई की मैं आपको बता चुकी हूँ नाकाबिले बयान सूरत हाल है। हम लोग जो थोड़ा बहुत हलाल की कमाई ले रहे हैं, हमारा गुजारा मुश्किल हो गया, तो पाकिस्तान में गुर्बत, गरीबों की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मजदूरों की, दिहाड़ीदारों की, किसानों की इन्होंने हालत खत्म कर दी है। शुगर माफिया ने शुगर केन किसानों से ली, फैक्ट्रियां बनाई, बाकी जो जमीनें बची थी उस पर आपकी आगे ये वाले बिल्डर्स आ गए, हाउसिंग सोसाइटीज के गेट लग गए इतने बड़े बड़े, लेकिन कहीं आपको हमारा जो ज़राई मुल्क था ज़राअत नजर नहीं आई। किसान जो हमारा अच्छा हुआ करता था वो भी बहुत गरीब हो गया। अब गुर्बत में हमारी परसेंटेज भी गरीबों की ज्यादा होगी और महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी। अब जब ये लोग इस तरह आए ना, फिर मैं एक और बात आपको बताऊं कि फिर इतनी मुश्किल में घिरी आवाम में बेनजीर आती थी ना, तो वो एक लीडर के तौर पर बात करती थी, कोई पॉलिसी देती थी, कोई इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करती थी। आप उस औरत से, उस लीडर से 10 इख्तलाफ कर ले, वो बोलती थी तो पता चलता था कि ये पाकिस्तान की एक लीडर है। मुखालफिन भी सुनते थे कि बेनजीर कोई बात कर रही है। आपने मरियम नवाज कहता था ताड़ खत्म, मरियम औरंगजेब रोए, चीखे, पिटे, ये कौन सी लैंग्वेज है? नून लीग को तो इन दो औरतों ने डबो दी, ऑनेस्टली बता। और जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान का तबका है, वो स्क्रीन से वो चाहते थे कि ये बात करें, अपनी पॉलिसीज बताएं कि हमारी ये मुश्किलात हैं, हम अवाम की मुश्किलात को मरहम रखें। वो तो समझती थी कि मजमा इकट्ठा हो गया तो अब हम ताना ताना ताना। हमारे पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम इनसे शदीद रिएक्शन में आ गई है। अब हुआ ये है कि ने पीटीआई का जो ग्राफ पॉपुलैरिटी में कम जा रहा था, और एक बात प्लस थी कि जी थोड़ी सी इकोनॉमी उन्होंने कोरोना के बावजूद, कोरोना को अच्छी तरह से संभाला, इकोनॉमी थोड़ी बेहतर की, लेकिन उसके आगे की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। टीम से भी गिले थे कि वो भी ऐसे ही, अब बुजदार को बिठाया, वो भी नहीं बिठाना चाहिए, उससे भी गिले शिकवे थे पंजाब जैसे बड़े सूबे में। इन्होंने पीटीआई का काम आसान किया, मरियम को आगे किया, जो कि बीबी ने, फातिमा जिन्ना ने सारी उम्र शादी ना की, कायद-ए-आज़म का बाजू बन के खड़ी रही, और उसी में अयूब खान ने उनको फारिग, जिंदगी खत्म हो गई। बीबी जो थी मोहतरमा बीबी, वो भी शहीद कर दी गई, और 34 इयर्स की एज में बीबी की शादी हुई। मरियम की 19 साल की उम्र में शादी हुई। आप लीडर बनना है तो आप चाहे ना ऑक्सफोर्ड, आपको यहाँ मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला, आए सर आंखों पे हमारे आए, भाई पढ़ी लिखी अवाम पे लर्निंग तो करके आए ना। अब आप कहेंगे कि मैं अगर सहाफ़ी हूँ और मुझे ये कुछ बोलना नहीं आता, तो मैं जितना मर्ज़ी स्टाइल बना के बैठ जाऊँ, वो तो ऐसे ही चलेगा। तो लीडर बनने के लिए लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो है ना। नवाज़ शरीफ से गिले ये हैं कि वो जहाँ भी जाते थे, साथ ही कहते थे कि लाहौर की बिरयानी और भज्जे के पाए और वही वाला खाना मरी तक हेलीकॉप्टर से। इन लोगों ने ये काम ना किए होते तो पीटीआई को किसी ने नहीं पूछना था। पीटीआई में चूँकि खान साहब का रवैया ये है कि वो तो किसी को चाय भी नहीं पूछते। कायद-ए-आज़म जो कहते थे ना कि घर से चाय पी, खाना खा के आए, और इधर से छोटा-मोटा चाय का कप शायद मिल जाए, क्योंकि मुल्क अब 75 साल बाद मुल्क की इकोनॉमी वही है जो पाकिस्तान बनने के बाद थी।
अच्छा, ये एग्जैक्टली वही है। कायदे आजम तो ये कहते थे कि अपना, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि भाई अपना घर से खा पी कर आया करें, और इमरान खान कहते जी, थे कि जी अपना खा आया करो कि साडा ले आया करो। नहीं लेता, ये गलत फहमी है, अच्छा, ये तो गलत फहमी है। अच्छा, लास्ट खान क्वेश्चन। का अच्छा, मैं आप पीडीएम का क्या मुस्तकबिल देख रही हैं, कि वो तो अलायंस में अगला हाँ, इलेक्शन लड़ेंगे, और पीटीआई हम्म, तो वो यानी बड़ा टफ टाइम देने वाले हैं, व्हाट डू यू थिंक? जी, पीटीएम पीटीआई को बहुत टफ टाइम देने वाली है, और एक तो नहीं है ना, भुट्टो के खिलाफ भी तो 9 सितारे आए थे, तो मैं अक्सर कहती थी इधर तो 14 14 चांद चढ़े हुए हैं, ओह, लेकिन इनकी बदकिस्मती बहुत ज्यादा है। ये अवाम में, पाकिस्तान में 60% से ज्यादा यूथ है। आप किसी भी सूरत इस यूथ को उस इनकलाब और तब्दीली तक लेके जाने से नहीं रोक सकते जो पीडीएम के लोगों ने अपने हाथों अपने लिए की है। मौलाना के बारे में क्यों मशहूर है, एक लफ्ज बोले, आप कुछ भी ना कहें, मैं तो सारे लोगों का एहतराम करती हूँ, मैं तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं, एक लफ्ज बोलते क्यों सारी दुनिया को पता चल जाता है कि मौलाना का तखल्लुस क्या है। इनको सारे कहते हैं जी एक इनको वजारत चाहिए, भाई इनका लग गया था अभी भी वजीर, और स्टेट ऑफिस, और ये सारे इनको चाहिए होते हैं। ये रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए। फिर नवाज शरीफ की जो मैंने बातें की, अच्छा फिर सबसे अहम नुकता मेरा रहना चाहे कि यकीन करें आप, पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि हुक्मरान खुद ना हो, कारोबारी शख्सियत जब तक है, इस मुल्क की किस्मत नहीं बदल सकती। हमारे एक सहाफियों का ग्रुप नवाज शरीफ के साथ गया होता, मुझे याद नहीं वो सिंगापुर का उन्होंने बताया या किसी जगह का, वहां पाकिस्तान के फोन बड़ी बड़ी डिस्कशन हो रही, जैसी बात हुई कि यहाँ साइकिलें बनती हैं जो कि पता नहीं किस टाइप की, तो उन्होंने बताया होगा, फौरन उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे भी है इत्तेफाक फाउंड्री, कौन सी साइकिलें, मुझे उसकी, अपना मुल्क पीछे रह जाता है। खुलफाए राशिदीन को देखें, वो कारोबार भी करते हैं और अवाम के की खिदमत भी करते हैं, कि जब हजरत उमर रात को उठ उठ के फिरा करते थे, कोई भूखा तो नहीं। कारोबारी लोग भी कारोबार में रहेंगे, सारी इंडस्ट्री बनाएंगे, सारा पैसा उनके पास होगा, फिर हुक्मरानी भी उनके पास होगी, असेंबली में भी मनपसंद बंदे होंगे, तो इदारे आपके उन्हीं के अंडर रहेंगे, पैसा भी उन्हीं के अंडर रहेगा, पैसा बाहर बैंकों में जाएगा। आपके मुल्क में बरतानिया में बड़े शौक से वो लेते हैं, अमेरिका वाले लेते हैं, उनके तो भरे होते हैं ना इनके पैसों डॉलर से बैंक, और हमारे पाकिस्तान में डॉलर मौजूद ही नहीं होता, हम भीख मांग रहे होते हैं। तो ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये करप्ट और सारे वसाइल पर काबिज और आखिरी खानदानी सियासत। देखें एक श्रीलंका में क्या हुआ, अवाम तंग आके उन्होंने निकाल बाहर किया जब दिवालियां होने लगी। पाकिस्तान में ये इनकलाब गली मोहल्लों घरों में मौजूद है। करप्ट, जाहिल, गवार और जबरदस्ती के मसलत लोग यूथ बर्दाश्त नहीं करेगी। नंबर एक, नवाज शरीफ रहे, अच्छी बात है, शहबाज शरीफ की वैसे सीएम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी रही, एक सुबह सवाल सकते थे, ओके बुजदार वहां नहीं वो काम कर सकता था, सब बातें ये ठीक है, लेकिन अब मरियम और बिलावल तक नौजवान ये पाकिस्तान हवाले नहीं करने देंगे। अभी कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने कहा कि जो बाइडन मेरा दोस्त है और बिलावल को मैं प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहा हूँ। मरियम नवाज ने आपके यहाँ छोड़ा हुआ जुनेद, और वो इस इंतजार में है कि मैं मुंह चलाऊं और आइंदा जुनेद को लेके आऊं प्राइम मिनिस्टर। ये अब पाकिस्तान में नहीं होगा, खानदानी मोरूसी सियासत खत्म होगी, हुक्मरान कारोबारी शख्सियत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, तो और फिर ये अवाम तब इन चीजों को कबूल करेगी। हम बुरे हालात में हैं, लेकिन अवाम, अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि अवाम के अंदर वो शौर आ चुका है कि अब वो वोट्स भी डालेंगे। भाई ये पीटीआई के जलसों में हम हैरान हो गए देख के, बच्चे, औरतें, यूथ, बुलाया भी नहीं किसी ने, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज की कि खुद खान नहीं है, वो ऑनलाइन है, अच्छा भरे साहबा, हुए थे लोग। वो तो ये कह रहे हैं कि ये नासमझ बच्चे हैं कि जो सिर्फ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जलसों में जा रहे हैं, वो कोई कोई नहीं, कमिटेड लोग थोड़े ही हैं। क्यों आप हमारे यूथ को जनाब ये कह रहे हैं, किस ये तरह कह मैंने रहे हैं आप ये तो पीटीएम कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। मीडिया गलत कह रहा है, हमारी नौजवान हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वही नौजवान है ना जो आपके बाहर से आते हैं लम्स में नस्ट में, तो हमारे सारे बच्चे उठा के ले जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट है। आप समझते हैं कि गांव देहात का बच्चा भी आज, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या ना हो, हमारे हमारी ब्लेसिंग है कि हमारी बलूचिस्तान में भी यूथ बढ़ रही है। बलूचिस्तान में मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया था, सुहेब नाम का,
उसने नस्लों की मोरूसी सियासत को ये जो काउंसलर के इलेक्शन होते हैं खत्म किया उसने, ठीक हो गया जी, नस्लों की थी वो, थैंक यू, जाति कहीं। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। ये था आज का प्रोग्राम, हमारे साथ थी मुमताज़ सहाफ़ी, तज़किया निगार और शायरा और अदीबा आयशा मसूद साहिबा। हमारी खुशकिस्मती उन्होंने वक़्त दिया। फिर किसी प्रोग्राम में उनसे तफ़सीली गुफ्तगू करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।